प्रोफेसर स्वरूप सिंह, आपके आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो यूक्रेनियन एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने आग्रह किया है मोदी जी से कि भाई मोदी जी इस पे मध्यस्थता करें, वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात करें, प्यूटन से बात करें। आपको लगता है कि मोदी जी इस पूरे मसले का क्या हल निकाल पाएंगे, या एक ये कॉस्मेटिक मेजर है जो कि एक या एक कन्वेंशनल प्रोटोकॉल आप समझ, अगर कहें कि भाई उस देश में अगर इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ है तो ये एक प्रोटोकॉल है महज, इसे कैसे देखेंगे? भारत के लिए मुझे लगता है जैसे संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, चिंता बढ़ती जाएगी, न केवल भारतीय नागरिकों को और विद्यार्थियों को लेकर, और अलग अलग तरफ से हमारे ऊपर, भारत के ऊपर दबाव बनने वाला है। पहले आप देखें, अमेरिका से कई इस तरह के संदेश आ रहे थे कि आप किस तरफ हैं खड़े, ये साफ कीजिए, आपकी नीति क्या है। रूस से इसी तरह की आवाज आ रही थी कि भारत, दोनों चाहते हैं कि हम उनकी जो परिभाषा है इस संकट को लेकर उसकी मान्यता करें, उसका समर्थन करें। ठीक उसी तरह से आज ये यूक्रेन के जो हमारे यहाँ एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि भारत को एक उभरती हुई बड़ी शक्ति के तौर पर और खासकर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी है कि वो इसमें आगे होकर कुछ बात कहें। और उन्होंने कहा कि रूस से हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की हाल ही में शिखर वार्ता हुई थी दिसंबर में, तो उस तालमेल को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि आप कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ये भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत ने कोशिश की है कि वो एक न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखे, और लगातार ऐसी आवाज आ रही है भारत से कि सैन्य शक्ति पर अंकुश होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। ये बात भारत कर रहा है आज। पर भारत ये अकेला नहीं ये बात करने वाला। आज बहुत से दूसरे देश, बहुत से देश अपेक्षा कर रहे थे कि चीन शायद वो 4 फरवरी के जो साझा उन्होंने एक जारी किया था अपना जॉइंट स्टेटमेंट, उसके बाद चीन साथ खड़ा होगा। पर सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने वही भाषा अपनाई जो भारत ने अपनाई, और उसके बाद शायद वहां के विदेश मंत्रालय से कुछ कुछ अलग आवाजें शुरू हुई आनी। यूरोप में फ्रांस कह रहा है कि यूरोप को अपने तरीके से सुलझाना चाहिए इसको। तो बहुत से देश ये बहुत फाइन लाइन जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। पर आज मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत के नेशनल टेलीविजन में 15 से 20 मिनट तक दिए गए यूक्रेन के एम्बेसडर को अपनी बात सामने रखने के लिए, वो अपने आप में पहला एक छोटा सा प्रोएक्टिव कदम है कि भारत इसको लेकर क्या सोचता है और कैसे उसको सुलझाना चाहता है। युद्ध भारत को साफ है कि मान्य नहीं है, और वो इसलिए भी क्योंकि भारत के ऊपर बहुत अपने ही संकट आने वाले हैं। वो चाहे ये सेंसेक्स में जो गिरावट हुई है उसको लेकर निवेशों की चिंता हो, ऊर्जा की कीमतें बढ़ती हुई लेकर हमें आयात की चिंता हो, और उसके अलावा भारतीय विद्यार्थियों की चिंता हो, चीन के बढ़ते प्रभाव की रूस के मिल के साथ चलने की चिंता हो, पूरे दुनिया की शक्तियों का ध्यान यूरोप जाते हुए चीन को खुली छूट यहाँ मिलने की चिंता हो। तो बहुत भारत को अपनी तरफ से ही बहुत सी चिंताएं हैं जो भारत के अपने मूल हित में इसको कहता है कि आप कोशिश करें कि इस पर जितनी जल्दी अंकुश लगाया जाए अच्छा है, और भारतीय विद्यार्थियों को वहां से निकाला जाए। छोटी सी आखिरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी कई बार ये दिखाया है कि संकट में फंसे अपने नागरिकों को, खाड़ी के क्षेत्र में आपने देखा कि न केवल भारत के नागरिकों को बल्कि कई दूसरे देश के नागरिकों को भी बार बार निकाला गया है। और उसमें भी आपने देखा होगा कि हर बार एयर फ्लाइट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो हमारी नौसेना नेवी की जो नेवी के शिप्स हैं उन्होंने जाकर भी वहां कोशिश की है इस तरह का रेस्क्यू करने की। बात चल रही है इस वक्त के कोशिश करें कि भारतीय नागरिकों खासकर विद्यार्थियों को ये पश्चिम की ओर लवीव वगैरह में ले जाया जाए, ताकि वहां से शायद बाद में पोलैंड और रोमानिया ले जाकर उनको वहां से निकाला जा सकता है, या फिर ब्लैक सी से उनको कोशिश की जा रही है। आज ही राष्ट्रपति पुतिन ने ये बात की है राष्ट्रपति तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ, ये कहने के लिए कि वो बॉस्फोरस और ये जो दूसरा डार्डलास जो गेट्स हैं वो गेट जो है ब्लैक सी का वो खोला रहना चाहिए। और ये भारत के हित में, यदि भारत की नेवी वहां जाकर रेस्क्यू करना चाहे ब्लैक सी पर, और ओमवीर जी की मैं परेशानी समझ सकता हूँ। माफ करिएगा, आपको रोक रही हूँ। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपने कहा कि ब्लैक सी का अगर रूट खुला है, तो क्या मैं ये समझूं कि अगर एयर रूट बंद हो गया है
तो ओमवीर ढाका जैसे लोग जिनकी बेटी या जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण ये है कि अगर एयर रूट बंद हो गया है तो वो सी रूट से भारत की सरकार कोशिश करेगी कि ऐसे परिवारों के बच्चे वो शिप से लेकर आए। क्या ये है पॉसिबिलिटी? जैसे अभी उमर सिंह ढाका जी ने अभी कहा कि उनकी बेटी जो है वो इस वक्त वो ये ब्लैक सी के पोर्ट में कहीं उस तटीय क्षेत्र में कहीं है उनका कॉलेज। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या अलग अलग जब हवाई मार्ग रुक जाता है तो क्या दूसरे तरीके हो सकते हैं। तो कुछ बच्चों को पश्चिमी शहरों में ले जाकर हमने कहा कि पोलैंड या रोमानिया के जरिए से निकाला जा सकता है, या फिर कुछ दूसरे बच्चों को जो तटीय समुद्र के तट पर हैं उनको वो ब्लैक सी के जरिए निकाला जा सकता है। तो भारत की क्षमता है इस चीज को करने की और उनको निकालने की। और अच्छी बात यह है कि भारत का जो तालमेल है वो यूक्रेन के साथ भी अच्छा है और रूस के साथ तो अच्छा है ही। तो हमारे लोगों को वहां से निकालने के लिए मुझे लगता है भारत सक्षम है। कब और कैसे ये करेगा इस पर हमें अभी सूचना नहीं हमारे पास। ओके, स्वर्ण सिंह, इस पूरे अटैक के बीच इस समय इमरान खान भी रशिया में है और उनकी एक वार्ता चल रही है क्रेमलिन में कि भाई इमरान खान एक ऐसे समय में पहुंचे हैं जबकि इसके पहले 23 साल हो गए, इसके पहले कोई भी पाकिस्तान प्रधानमंत्री उस समय वहां रशिया में नहीं था, और एक ऐसे समय में इमरान खान पहुंचे जो बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है। तो इस ट्रिप का उद्देश्य क्या है? क्या वो एक बायलैटरल रिलेशनशिप के रूप में ही देखा जाएगा, दैट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया, या फिर इस ट्रिप के कुछ और भी मायने हम समझे एक ऐसे समय में जबकि रूस ने हमला किया है यूक्रेन पर? नीलू, इस यात्रा का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं थी एक तरह से कि क्या रूस, पाकिस्तान, चीन मिलकर कुछ परेशानी का कारण बन सकते हैं भारत के लिए, क्योंकि पिछले करीब 10 साल में आप देखें उससे भी थोड़ा पीछे जा सकते हैं। जैसे जैसे भारत का रुझान अमेरिका की तरफ बढ़ा, दोस्ती बढ़ी, तो रूस का रुझान खासकर चीन के वजह से पाकिस्तान की ओर बढ़ा। और ये जो यात्रा में ये जो संकट का परिप्रेक्ष्य है उसको बहुत दयनीय नहीं कहूंगा पर परेशानी का एवज जरूर बनाता है। परेशानी किसके लिए? आप कह रहे भारत के नजरिए से ये बड़ी परेशानी आपको दिखती है? जो वहां यात्रा करने गए हैं प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले देखिए कहा कि हमें इस संकट से कुछ लेना देना नहीं है और हम किसी भी एक तरफ जुड़कर इसको नहीं देखते हैं, हमारे लिए ये संकट हमारा नहीं है। और ऐसे संकट में यदि वो मॉस्को में हैं और यही बात को दोहराते हैं, क्योंकि आज वो शाम को वहां पत्रकारों से और रोसिया टीवी के साथ बातचीत करने वाले हैं, तो उनको यदि वो रूस के तरफ कुछ बात कहते हैं तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, न केवल अमेरिका से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी। यहाँ से उनको वित्तीय सहायता मिल रही है। पर उसके साथ आप देखें कि वो वहां कल रात को शाम को पहुंचे हैं, आज दोपहर 2 बजे तक उनकी कोई मुलाकात नहीं है। और आज जिस तरह से पूरा माहौल बन रहा है, क्या 2 बजे भी उनकी ठीक ठाक बातचीत हो पाएगी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से या नहीं हो पाएगी, इसकी पूरी सफाई नहीं। उन्होंने इससे जाने से पहले रेड स्क्वायर पर घूमने की एक रिक्वेस्ट भेजी थी, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई थी कि क्या वो सुबह जब उनकी कोई मुलाकात नहीं है तो क्या वहां जाकर घूम सकते हैं। तो ये इसका माहौल अचानक ऐसा बदल गया है कि उसके मुझे लगता है कि नकारात्मक असर ज्यादा होने वाले हैं, बल्कि उनकी आपसी दोस्ती में कुछ और सुदृढ़ता आगे बढ़े। और यदि पाकिस्तान भी ये न्यूट्रल पोजीशन लेना चाहता है तो इतना बड़ा दोस्त भारत भी तो न्यूट्रल पोजीशन ले रहा है, तो रूस पाकिस्तान को क्यों एंटरटेन करेगा, भारत को क्यों नहीं एंटरटेन करेगा। वो चाहेगा कि पाकिस्तान बिल्कुल समर्थन करे राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत का, पर वो उसके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहे सीधी तरह से वित्तीय सहायता ना भी दे रहा हो, पर एक परोक्ष रूप से उसके जो साथी देश हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं जिनमें अमेरिका का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, तो ये जो परेशानी अर्थव्यवस्था को लेकर उनके सामने है, ऊर्जा को लेकर उनके सामने है, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें उठने लगी थी, क्योंकि ये 23 साल के बाद पहली बार फिर इमरान खान जा रहे थे। आपको शायद ध्यान होगा कि एक न्यूज़पेपर है
न्यूज इंटरनेशनल पाकिस्तान का, उसमें एक लेख में एक राजनेता ने यहां तक साफ लिखा है कि ये निमंत्रण भेजा नहीं गया, मांगा गया है। तो उस माहौल में मांगे हुए निमंत्रण पर आप पहुंचते हैं और वहां बात भी नहीं हो पाती है या ठीक से नहीं हो पाती है, तो ये मुझे लगता है कि दोनों उनकी आंतरिक राजनीति के लिए भी और उनकी विदेश नीति के लिए भी कोई बहुत अच्छे इसके संदेश नहीं होने वाले। तो आपसे पूछूंगी कि क्या आपको एक पॉसिबिलिटी नजर आती है जहां पर मिलिट्री स्ट्राइक्स के बढ़ने की आशंका हो सकती है? इज ही रियली गोइंग टू स्टेप अप द मिलिट्री ऑपरेशंस दैट व्हाट ही हैज ऑलरेडी डन? देखिए, यदि स्लिप अप हो जाए या कोई गलती हो जाए कहीं, तभी युद्ध हो सकता है, नहीं तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी इसमें जितने भी देश शामिल हैं, कोई भी देश युद्ध चाहेगा। बहुत, जैसा आशुतोष ने कहा कि पूरे विश्व के लिए वो बहुत महंगा हो सकता है और बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको ज्यादा चोट पहुंचने वाली है। शैलेश जी ने जैसे पहले कहा कि अमेरिका अपने सैनिक वहां नहीं उतारेगा, और अच्छी बात यह है कि जैसे अविनाश अभी कह रहे थे कि अभी बहुत सारे विकल्प हैं देशों के पास, चाहे वो सूचना का युद्ध हो, मनोवैज्ञानिक युद्ध हो, व्यापारिक युद्ध हो, तकनीकी युद्ध हो, तरह तरह के युद्ध, साइबर वॉरफेयर किया जा सकता है। तो आज विकल्प बहुत हैं और ये विकल्प चल रहे थे पहले से ही। ये यूक्रेन के नेता करीब 10 दिन से कह रहे हैं कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बम विस्फोट होने की शहरों में, बैंकिंग सिस्टम को वो हैकिंग हो रहा है उनका, और अलग अलग तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। उसी के चलते सभी देशों ने कहना शुरू कर दिया कि अपने नागरिकों को निकाल लीजिए, यदि नागरिक निकलेंगे तो निवेश भी निकल जाएगा, प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, सप्लाई रुक जाएगी सारी। दक्षिण में जो ब्लैक सी है वहां से उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात पर असर होने वाला है। तो आज कई दूसरे तरीके हैं और ये मुझे लगता है, जैसे अभी अविनाश कह रहे थे, शायद ये शॉक एंड ऑ स्ट्रेटेजी जो इराक वॉर में बहुत मशहूर हुई थी, एक तरह से वो एक तरीका है कि आप बिल्कुल भय का माहौल खड़ा कर दें एक 24 घंटे में। अब वो 24 से 48, 72 या कितने दिन तक चलेगा वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो आज हुआ वो भी बिल्कुल एंटिसिपेटेड नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का भी कुछ होगा, क्योंकि उम्मीद लेकिन आपने जो कहा, माफ करिएगा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कहा कि इस चीज की आशा लोगों को नहीं थी, लेकिन जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, तो वो तो उन्होंने 10 दिन पहले कह दिया था कि रशिया इज गोइंग टू स्ट्राइक विद इन आवर्स, विद इन वीक्स, इस तरीके की बातें कही गई थी। तो एक तरीके से ये चीज तो प्रिएम्प्ट कर ही ली थी लोगों ने। कुछ हद तक अमेरिका का, मैं कुछ थोड़ी सी हार्श बात कहने वाला हूँ, अमेरिका का ये जो मौसम विभाग की सूचनाएं देने का तरीका है ना, कि बुधवार को होगा हमला, मंगलवार को होगा, जी जी। ये हास्यास्पद बनता जा रहा है एक तरह से। और ठीक वैसे ही उनकी खुफिया एजेंसियों की सूचनाएं भी हास्यास्पद है कि वो कहां तक उनको आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये सब बार बार कहना कि इस तारीख को, बहुत से सोशल मीडिया में जोक और माइम चल रहे थे इसको लेकर के, रूस वाले लोग कह रहे हैं कि हमें बता दीजिए हमला किस दिन होने वाला है, ताकि हम छुट्टियां तय कर सकें कि कब हम घर रहेंगे और कब हम ऑफिस आने वाले हैं। तो वो मुझे लगता है कि ये फायर एंड फ्यूरी जैसी स्पीच डोनाल्ड ट्रंप देते थे एक बारी, अब ये सीवियर एंड इफेक्टिव एक्शन की बात करते हैं जो बाइडन, अनबियरेबल सैंक्शंस की बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन के बारे में, जो 21 साल से अंदरूनी परेशानियों को सुलझा चुके हैं, पड़ोस की परेशानियों को एक के बाद एक सुलझा चुके हैं, उनको अभी तक तो कोई हटा नहीं पाया। और मुझे लगता है कि जो संशोधन हुए हैं संविधान में, वहां वो कुछ दिन और भी, कुछ साल और वहां बने रहने वाले हैं, जबकि ये दूसरे नेता आने जाने वाले नजर आते हैं। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है अपने आप की, लोकतंत्र में सभी लोगों को मिलना चाहिए ये चांस और अवसर कि वो सभी नेता अलग अलग समय पर चुने जा सकें। पर ये जो एक तरह की खास शख्सियत की मैं बात करना चाह रहा हूँ राष्ट्रपति पुतिन की, उसके सामने ये धमकियां सैंक्शंस की जो है, वो मुझे लगता है कि बहुत अपने आप में खोखली नजर आने लगती हैं। क्योंकि आप इतिहास में जरा सा किसी भी किताब को उठाकर देखें, ये आर्थिक प्रतिबंध जो है वो हाल कभी भी ये असरदार नहीं हुए हैं, केवल 1 या 2 बार हुए होंगे। जैसे मान लीजिए अपार्थाइड को लेकर पूरा विश्व एक मत में हो गया। आज नेटो में इतनी अलग अलग आवाजें आ रही हैं, यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्री बैठकर कहते हैं कि हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआती आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, कुछ और प्रतिबंध बाद में आएंगे। जापान अपना अलग एक से प्रेस स्टेटमेंट देता है। आज बोरिस जॉनसन शाम को आज अपनी एक राष्ट्र को संबोधन करने वाले हैं। अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ कहते हैं, राष्ट्रपति कुछ कहते हैं। तो ये इस तरह के
आपसी तालमेल से क्या सैंक्शंस एक राष्ट्रपति पुतिन जैसी शख्सियत को बदल पाएंगी? थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है।